नमस्कार। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ की ये दुनिया, ठंडे बर्फीले पहाड़ों से लेकर गहरे महासागरों तक और घने जंगलों से लेकर गर्म झरनों तक, ये कितनी अलग अलग तरह के जीवों से भरी हुई है ना कमाल की बात। तो आज हम इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में छिपी व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस नंबर से 1.8 मिलियन यानी करीब करीब 18 लाख। जानते हैं क्या है? ये उन प्रजातियों की संख्या है जिन्हें वैज्ञानिकों ने अब तक खोजा और उनके बारे में लिखा है। और सबसे मजेदार बात, हर साल नई नई प्रजातियां मिलती जा रही हैं। मतलब हमारी धरती पर जिंदगी की वैरायटी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लाखों प्रजातियों की इस भीड़ को हम समझें तो समझें कैसे? मतलब इनका अध्ययन कैसे करें? बिना किसी सिस्टम के ये काम तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने में जो सबसे पहली मुश्किल आती है वो है नाम। हम सब अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों को उनके लोकल नामों से जानते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये नाम जगह जगह बदल जाते हैं। इससे क्या होता है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक ही जीव के लिए कितने सारे अलग अलग लोकल नाम हो सकते हैं, इससे तो पक्का कन्फ्यूजन होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक ही वैज्ञानिक नाम जो पूरी दुनिया में एक जैसा रहता है। यही स्टैंडर्डाइजेशन यानी एक मानक तय करना साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही शानदार सिस्टम बनाया गया। इसका नाम है द्विपद नाम पद्धति। ये हर जीव को एक साइंटिफिक नाम देने का ऐसा तरीका है जिसे पूरी दुनिया मानती है। और इस बेहतरीन आइडिया का क्रेडिट जाता है कैरोलिस लिनियस को। आज भी दुनिया के सारे बायोलॉजिस्ट इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इसे एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से समझते हैं। आम का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अब देखिए, इस नाम में दो हिस्से हैं, मैंगीफेरा और इंडिका। दो पद, इसीलिए तो इसे द्विपद कहते हैं। अब इस नामकरण के कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। पहला, ये नाम लैटिन भाषा से लिए जाते हैं और लिखते समय इन्हें तिरछा यानी इटैलिक्स में लिखा जाता है। दूसरा, नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला शब्द वंश यानी जीनस का होता है और दूसरा जाति यानी स्पीशीज का। तीसरा नियम लिखने के तरीके पर है। वंश का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जाति का नाम स्मॉल लेटर से। और हाँ, एक और चीज़, कभी-कभी नाम के आखिर में उस साइंटिस्ट का नाम भी शॉर्ट में लिख देते हैं जिसने सबसे पहले उस प्रजाति को डिस्क्राइब किया था। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन में लिन का मतलब है लिनियस। लेकिन देखिए, सिर्फ नाम रख देना ही काफी नहीं है। ये तो बस पहला कदम है। इन लाखों प्रजातियों को ठीक से समझने के लिए हमें इन्हें एक बड़े सिस्टम में व्यवस्थित करना होगा और इसी प्रोसेस को कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इसमें हम जीवों को उनके मिलते जुलते गुणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। अब इन ग्रुप्स या कैटेगरीज के लिए एक साइंटिफिक शब्द है, टैक्सॉन। घबराइए नहीं, ये बस एक लेबल है। तो जाति एक टैक्सॉन है, वंश भी एक टैक्सॉन है और इसी तरह आगे के सभी लेवल भी। ये बस वर्गीकरण के किसी भी लेवल को कहने का एक तरीका है। तो ये जो पूरा वर्गीकरण है ना, ये एक हायरार्की यानी एक सीढ़ी की तरह है जिसमें एक के ऊपर एक कई लेवल या स्तर होते हैं। चलिए, इस सीढ़ी पर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और एक एक लेवल को समझते हैं। इस सीढ़ी का सबसे पहला और सबसे जरूरी पायदान है जाति यानी स्पीशीज। इसमें उन जीवों को रखा जाता है जिनमें सबसे ज्यादा बुनियादी समानताएं होती हैं। कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम यूनिट है। जाति से एक लेवल ऊपर आता है वंश यानी जीनस। इसमें क्या होता है, जो जातियां एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं उन्हें एक साथ एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। जैसे शेर पैंथेरा लियो और बाघ पैंथेरा टाइग्रिस। ये दोनों अलग अलग जातियां हैं, पर इनमें इतनी समानताएं हैं कि दोनों को एक ही वंश पैंथेरा में रखा गया है। अब वंश से भी ऊपर आता है कुल यानी फैमिली। इसमें एक जैसे वंशों को एक साथ रखा जाता है। जैसे पैंथेरा वंश जिसमें शेर और बाघ जैसे बड़े जानवर हैं, और फेलिस वंश जिसमें घरेलू बिल्लियां आती हैं। इन दोनों को एक ही कुल फेलिडी में रखा गया है, क्योंकि है तो ये सब बिल्ली परिवार के ही सदस्य। और बस इसी तरह ये सीढ़ी ऊपर चढ़ती जाती है।
कई कुल मिलकर बनाते हैं गण, कई गण मिलकर बनाते हैं वर्ग, कई वर्ग मिलकर बनाते हैं संघ और आखिर में सारे संघ मिलकर सबसे ऊंचा लेवल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जगत यानी किंगडम। तो इस पूरी सीढ़ी का सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब जाति से जगत की तरफ, जीवों के बीच जो कॉमन फीचर्स यानी समान गुण होते हैं वो कम होते जाते हैं। सबसे ज्यादा समानताएं एक जाति के जीवों में होंगी और सबसे कम समानताएं एक जगत के जीवों में। अब ये जो स्लाइड है ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। यहाँ देखिए 4 बिल्कुल अलग अलग जीव हैं, इंसान, घरेलू मक्खी, आम का पेड़ और गेहूं का पौधा, और इन सब का पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है। जरा देखिए कि कैसे ये सब अलग अलग लेवल पर एक दूसरे से जुड़ते भी हैं और अलग भी होते हैं। ठीक है, तो हमने ये पूरा सिस्टम समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर इस इतनी जटिल व्यवस्था का असल में फायदा क्या है? यकीन मानिए, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है। इसके जरूरी होने की कई वजहें हैं। सबसे पहली, ये लाखों जीवों की पढ़ाई को आसान बना देता है। दूसरा, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन सा जीव विकास के क्रम में किससे जुड़ा हुआ है, उनके रिश्ते क्या हैं। तीसरा, खेतीबाड़ी, जंगल और इंडस्ट्री जैसे बहुत ज़रूरी फील्ड्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें अपनी धरती की इस कमाल की बायोडाइवर्सिटी को समझने और उसे बचाने में मदद करता है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम जानते हैं कि साइंस कभी रुकती नहीं है, हर रोज नई नई खोजें हो रही हैं। तो जरा सोचिए, जैसे जैसे हम और नई प्रजातियों को खोजते जाएंगे, वर्गीकरण का ये सिस्टम कैसे बदलेगा, ये कैसे और बेहतर होता जाएगा। ये एक ऐसी खोज है जो हमेशा चलती रहेगी।